आज मैं बहुत खुश था। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली थी और जेब पैसों से भरी हुई थी। मैं खुशी के मारे घर जा रहा था और रास्ते में मुझे एक जगह पर बस केक डिलीवर करना था। मुझे इस बात की खुशी थी कि आज मुझे पहली तनख्वाह मिली थी और मैं बड़ा सरशार सा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोचा था कि रास्ते में एक जगह पर केक देता हुआ जाऊंगा और फिर घर चला जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे घर जाने की भी जल्दी थी। मैं अपनी पहली कमाई अपनी माँ के हाथ पर रखना चाहता था और उसके चेहरे की खुशी को अपनी आंखों से देखना चाहता था। मेरे हाथ में केक का डब्बा था और जेब में तनख्वाह के पैसे थे। मैं पैदल ही जा रहा था, क्योंकि बेकरी से घर का फासला काफी कम था। मैं ख्यालों ही ख्यालों में माँ का खुशी से चहकता हुआ चेहरा देख रहा था, क्योंकि काफी दिन हो गए थे। घर में कोई खुशी नहीं थी और सबके चेहरे उदास और मुरझाए हुए रहते थे। भूख और अफलास हमारी दीवारों पर नाच रही थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने और अपने घर की बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ा चुका हूँ। लेकिन जो ही मैं थोड़ा सा आगे आया तो मुझे चौक के करीब एक लड़की दिखाई दी। उसने चेहरे पर निकाब डाला हुआ था और वो बड़ी शिद्दत से रो रही थी। मैं घबरा गया कि आखिर इसके साथ क्या मामला है और ये यहाँ पर बैठी क्यों रो रही है। काली चादर में उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। उसने जो मुझे यूं आगे बढ़ते देखा तो रोक लिया और कहने लगी, मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, पेट में एक निवाला तक नहीं गया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को ले दोगे? उसकी आवाज में इतनी बेबसी और दुख था कि मेरा दिल कांप उठा। मैं जो पहले ही भूख और अफलास से लड़ रहा था, अपनी गुर्बत को दूर करने की कोशिश कर रहा था, उसकी बात पर दुखी हो गया। मेरे हाथ में उस वक्त केक का डब्बा था जो मैंने किसी की सालगिरह पर उसे देना था। मैंने कुछ लम्हे सोचा और वो केक का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसे कहा कि तुम ये खा लो। उसकी आंखों में हैरत की रोशनी चमकी और वो मुझसे कहने लगी, क्या सच में मैं ये खा लूं? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ उठी। मैंने फौरन डिब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने झटपट वो डिब्बा पकड़कर खोल लिया और बड़े शौक और रुग़बत से वो केक खाने लगी। मैं उसे केक खाता देखकर मुतमईन सा हो गया था, लेकिन अब मुझे एक और बात की फिक्र थी। वो केक बेकरी की तरफ से एक ऑर्डर था जिसे कस्टमर तक पहुंचाना था। मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि कस्टमर इंतजार कर रहा होगा। उसके बेटे की सालगिरह थी और मेरी वजह से कहीं उसकी तकरीब खराब ना हो जाए। यही सोचकर मैं भागा भागा वापस बेकरी पर आया और अपने तनख्वाह के पैसों में से वो केक खरीदा और जाकर कस्टमर को पहुंचा दिया। बेशक मेरे पैसे लग चुके थे, लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मैंने किसी भूखे का पेट भरा। उसके पुरसुकून चेहरे ने मुझे दिली सुकून पहुंचाया था। लेकिन जब मैं घर वापस आया और माँ के हाथ पर तनख्वाह के पैसे रखे तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो तनख्वाह के पैसे काफी ज्यादा थे। जितनी मेरी तनख्वाह थी वो उससे भी डबल थे। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन ये हो चुका था। एक लड़की की जरा सी मदद करने पर मुझे इतना बड़ा अजर मिलेगा जिसकी मुझे खबर भी ना थी। मैं हैरत से अम्मा को वो पैसे गिनते हुए देख रहा था। अम्मा ने मुझसे पूछा भी, बेटा तेरी तनख्वाह तो कम है, फिर ये पैसे इतने ज्यादा क्यों हैं? अम्मा की इस बात पर मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा तो मैंने अम्मा से यही कहा कि वो मालिक ने अपनी मर्जी से दे दिए हैं। समझो अब्बा की एक तनख्वाह बोनस के तौर पर दी है। अब्बा के जिक्र से ही मैं और अम्मा उदास हो गए थे। अब्बा का जिक्र आते ही अम्मा खामोश सी हो गईं और आंखों में आंसू के कतरे चमकने लगे। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। आज दिल में काफी इत्मीनान था, क्योंकि एक तो मैंने किसी भूखे की मदद की थी और दूसरा आज तनख्वाह मिली थी। लेकिन तनख्वाह इतनी ज्यादा कैसे हो गई, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे अब्बा के इंतकाल को अभी 2 माह ही गुजरे थे। अब्बा एक बेकरी पर मुलाजमत करते थे। वहां पर अब्बा को एक माकूल तनख्वाह मिल जाती थी, जिसके साथ घर का गुजर बसर आसानी से हो जाता था। अब्बा हम बहन भाइयों को हलाल का लुकमा खिलाने पर यकीन रखते थे, इसलिए इतनी तनख्वाह में ही गुजारा करते। मेरे अलावा मेरी 4 बहनें थीं, जिनमें से 2 मुझसे बड़ी थीं, जबकि 2 मुझसे छोटी थीं। अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई थी। अब्बा की जिंदगी ने इतनी मोहलत दी ही नहीं थी कि वो बहनों को अपने घर का कर देते। बेकरी पर काम करने के दौरान अचानक ही अब्बा का दम घुटने लगा और अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया था। हमें जब घर पर इस खबर की इत्तला मिली
तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब्बा यूं अचानक हमें छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। उन्हें तो आज तक कभी बुखार भी नहीं हुआ था, फिर न जाने उन्हें अचानक ये सब कैसे हो गया। हम जितना भी सोचते हैं उतना ही परेशान होते और उतना ही रोते। अम्मा की तो दुनिया अंधेर हो गई थी, घर का साइबान एकदम उठ गया था और अब उन्हें जवान बेटियों की फिक्र के साथ साथ अपने घर का खर्च चलाने की भी फिक्र थी। अब्बा के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाप क्या होता है। इससे पहले तो मैं बेफिक्री से जी रहा था और अभी वैसे भी मैंने मैट्रिक के पेपर दिए ही थे और रिजल्ट का इंतजार था। अब्बा का ख्याल था कि वो मुझे आगे पढ़ाएंगे और मेरा अपना भी आगे पढ़ने का शौक था। लेकिन अब्बा के गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल गया, सारे हालात बदल गए और जिंदगी का मफहूम भी तब्दील होकर रह गया। मैंने बहुत सोचा और फिर एक फैसले पर पहुंचा। अम्मा से जब अपने इस फैसले के बारे में कहा तो अम्मा चंद लम्हे मेरी शक्ल देखती रहीं और फिर फूट फूट कर रोने लगी और वो यही कहती जाती थी, तेरे अब्बा को बहुत शौक था कि तुझे बहुत ज्यादा पढ़ाएं, लेकिन अब तू इतना समझदार हो गया है कि अपनी बहनों और घर के बारे में सोचने लगा है और तुझे अब कमाने की फिक्र पड़ गई है। अम्मा मुझे अपने साथ लगाए रोती जा रही थी, लेकिन मैं क्या करता। मैंने भी अपने दिल पर जबर करके ये फैसला किया था और मैं उसी दिन अब्बा की बैकरी पर चला गया जहाँ पर वो मुलाजमत करते थे। उनसे जाकर अपनी मजबूरी बयान की और अब्बा की जगह पर नौकरी लेने की दरखास्त की। पहले पहल तो वो ना माना, क्योंकि उसका ख्याल था कि मैं कम उम्र लड़का हूँ और मुझे इस काम का तजर्बा नहीं है। लेकिन मेरे हालात को देखते हुए और अब्बा की ईमानदारी को जानते हुए उसने मुझे 3 महीने के लिए ट्रायल बेस पर नौकरी दे दी थी। मैं इसी में खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत ये काम आसानी से कर लूंगा। फिर ऐसे ही हुआ। अम्मा भी इद्दत में ही थीं और मैंने 1 महीने की नौकरी करने के बाद जो तनख्वाह मेरे हाथ पर आई वो अम्मा के लिए लेकर जाने लगा। लेकिन रास्ते में वो लड़की मिल गई तो उसे केक देने के बाद मैंने अपनी जेब से दोबारा एक नया केक खरीदा और जाकर वहां पर दे दिया जिनका वो ऑर्डर था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जेब पैसों से भर चुकी है। वो तो तब अंदाजा हुआ जब अम्मा के हाथ पर पैसे रखे तो अम्मा भी इतने ज्यादा पैसे देखकर हैरान रह गईं। ताहम अम्मा को अपनी तरबियत पर यकीन था, उन्हें इस बात पर एतमाद था कि उनके बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। ताहम अपने घर के खर्च से 1 महीने के लिए बेफिक्र हो गया था। बेकरी पर नौकरी करना मेरा ख्वाब तो नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैं बेकरी पर सफाई भी करता और चीजों को तरतीब से भी रखता। इसके अलावा कहीं पर कोई चीज पार्सल डिलीवरी करके आना होता तो मैं वो भी करता। अलगर्ज मैं एक ही वक्त में 3-4 काम निपटा देता। बेकरी का मालिक भी मुझसे काफी खुश था, लेकिन उसने अभी मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई थी और ना ही मुझे पक्के मुलाजमों में शामिल किया था। ताहम मुझे इस बात की उम्मीद थी कि वो जल्दी ये कर लेगा। अब इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन दोबारा मुझे वो लड़की उसी रास्ते पे उसी जगह पर मिली। आज भी वो बहुत शिद्दत से रो रही थी और उसने उसी तरह काली चादर में अपना चेहरा छुपा रखा था। मेरा ख्याल था कि आज भी उसे भूख लगी होगी। मैंने जेब में हाथ डालकर देखा तो पैसे मौजूद थे। मेरा ख्याल था कि मैं उसे कुछ रकम दे दूंगा और बोलूंगा कि वो किसी करीबी दुकान से कुछ लेकर खा ले। लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने एकदम सर उठाया और रोते हुए कहने लगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा सर खुद ही हाँ में हिल गया। रोते रोते उसने मुझसे कहा कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं बिल्कुल बेघर हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम मेरे लिए किसी ठिकाने का बंदोबस्त कर दो। मैं चंद लम्हे शशोपंज में मुब्तिला रहा। मैं तो खुद अपनी माँ और 4 बहनों के साथ 2 छोटे से कमरों में रहता था, लेकिन ना जाने किस तरह मैंने ये फैसला लिया और उसे अपने साथ ही अपने घर ले आया। रास्ते में उसने मुझे अपनी कहानी बताई। उसके कहने के मुताबिक वो लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती थी और घर वाले उन दोनों की शादी पर मान नहीं रहे थे। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने घर वालों को मनाने में कामयाब नहीं हो सके। उस लड़की ने उस लड़के की बातों में आकर अपना घर बार छोड़ दिया और उसके साथ भाग आई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए आगे एक और आजमाइश उसकी मुंतजिर है। वो लड़का एक फ्रॉडिया निकला। उसने उस लड़की को धोखा दिया और उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। वो लड़की अब ना आगे की रही थी और ना ही पीछे की।
اب اس کے پاس دنیا میں ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں پر وہ جا سکتی سوائے خودکشی کرنے کے، لیکن وہ خودکشی کرنے سے پہلے جینے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اسی مایوسی کی حالت میں اسے جب میں نظر آیا تو اس نے فوراً مجھ سے مدد کے لیے درخواست کی، اور میں نے بھی بنا سوچے سمجھے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، اور اب نتیجہ یہ تھا کہ میں اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ اماں نے پہلے تو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کہ میں اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو گیا، اور پھر میں نے مختصراً اس لڑکی کے حالات کے بارے میں بتایا۔ اماں کا دل کچھ نرم ہوا، لیکن وہ اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ تاہم میں نے انہیں کچھ دنوں کا کہا اور ان سے درخواست کی کہ کچھ دنوں کے بعد وہ خود بخود چلی جائے گی۔ اماں نے بے دلی سے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ لڑکی اب میرے ہی گھر پر میری 4 بہنوں کے ساتھ انہی کے کمرے میں رہنے لگی۔ میں بیکری کی ملازمت کر رہا تھا اور اکثر مجھے دیر سویر بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو وہ باہر صحن میں ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں اور یہاں پر کیوں ٹہل رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے وہ کیک کھانا ہے، وہ جو اس دن تم نے مجھے کھلایا تھا۔ مجھے کیک اور پیسٹریاں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا تم میرے لیے وہ لے کر آؤ گے؟ اس نے بڑے معصوم انداز میں مجھ سے درخواست کی تو میں نے خود بخود ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، میں کل لے آؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور اگلے دن میں اس کے لیے پیسٹریاں لیتا ہوا گھر چلا آیا۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے بھی لی تھی اور اماں کو بھی دی تھی۔ ساتھ چھوٹی بہن نے چائے بنا لی تو بڑا اچھا ماحول بن گیا تھا۔ ابا کے بعد شاید آج پہلا دن تھا جو ہم اتنے خوش اور مطمئن تھے اور ایک خاندان کی طرح نظر آ رہے تھے۔ یہ سب اس لڑکی کی بدولت ہی تھا۔ شاید اگر وہ مجھ سے پیسٹریوں کی فرمائش نہ کرتی تو ہمیں ایک ساتھ اس طرح مل بیٹھنے کا بہانہ نہ ملتا۔ سب کے چہروں پر پھیلی خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن ان کے لیے پیسٹریاں لے کر آیا کروں گا، اور اب ایسا ہی ہونے لگا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن ان کے لیے پیسٹریاں لے کر آتا اور یوں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ مل جاتا۔ ایک دن جب میں بیکری سے گھر واپس آیا تو میری چھوٹی بہن میرے لیے کھانا لے کر آئی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، بھائی یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ ہم سے بہت محبت کرتی ہے، ہمارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اکثر یہ اتنی پیاری باتیں کرتی ہے کہ ہماری پریشانی اور دکھ خود بخود دور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت برکت ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ مجھے یہ کسی اچھے گھر کی لگتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں بیچاری اس طرح سڑکوں پر رول رہی تھی۔ میری بہن نے تعصب بھرے انداز میں کہا تو میں نے بھی اسے کہا، ہاں جب میں نے بھی پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ مجھے اچھے گھرانے کی لگی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر رل کر اپنی زندگی نہ خراب کر لے۔ اب جب وہ بہتر سمجھے گی اپنے گھر واپس چلی جائے گی، اور یہی اس کے لیے اور اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے سمجھداری سے کہا تو اس نے بھی سر ہلا دیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ لڑکی اب میرے ہی گھر پر رہ رہی تھی، اور اب تو اسے یہاں رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میں نے آج تک اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی جو مجھے اس کی طرف سے کسی فکر یا پریشانی میں مبتلا کرتی۔ گھر والے بھی اب اس کی طرف سے کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی اب گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ میں خود بھی جیسے اسے گھر میں پا کر خوش سا رہتا تھا۔ میرے کام میں اب کافی برکت پڑ چکی تھی۔ بیکری کا کام بھی بہت اچھا چل نکلا تھا اور مالک نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی۔ میں اکثر جب بھی سوچتا تو مجھے یہی خیال آتا کہ یہ اسی لڑکی کی بدولت ہے۔ اب تو میرے حالات ایک دم سے کافی اچھے ہو گئے تھے، ورنہ اس سے پہلے تو ابا کے گزرنے کے بعد جس طرح ایک دم مالی مشکلات نے مجھے اپنے گھیرے میں لیا تھا تو میں بکھلا گیا تھا، لیکن اب میرے حالات پہلے سے بہت اچھے ہو چکے تھے۔ ایک دن میں اسی طرح بیکری سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ آج کام کم تھا تو مالک نے جلدی چھٹی دے دی۔ میں گھر واپس آیا تو چھوٹی بہن کہنے لگی کہ آج وہ لڑکی باہر گئی ہوئی ہے اور دوپہر سے اب تک واپس نہیں آئی، نہ جانے کیا بات ہے، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چھوٹی بہن اس کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی بہت فکر ہوئی، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور اب ایک دم وہ دوپہر سے گئی ہوئی تھی، نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ میں نے چھوٹی بہن سے پوچھا کہ وہ کچھ بتا کر تو نہیں گئی، کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ کہنے لگی اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، نہ جانے وہ کہاں گئی ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں بہت فکر ہو رہی ہے۔
छोटी बहन ने परेशानी से कहा तो मैं किसी सोच में मुब्तला हो गया और फिर घर से बाहर निकल आया। मेरी बहन ने मुझे पीछे से आवाज देकर पूछा भी कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं उसे ये कहता हुआ बाहर निकल आया कि अभी वापस आता हूँ। मुझे ये तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कहाँ से ढूंढूं, लेकिन फिर ख्याल आया तो मैं उसी चौक की तरफ आया। मैं चौक की तरफ इधर उधर देखता जा रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मुझे सही मायनों में उसकी फिक्र और परेशानी हो रही थी। वो अनजान थी, न जाने कहाँ गई थी, किसी के हत्थे न चढ़ जाए, बस मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि कहाँ जाकर उसका पता करूं। एकदम मुझे वो सामने से आती दिखाई दी थी। वो उस वक्त बहुत थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी सी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ थी? दोपहर से घर से निकली हुई हो, सारे घर वाले परेशान हैं, कुछ बताकर भी नहीं गई, क्या बात है? मैंने परेशानी से उससे पूछा तो वो मेरा परेशान चेहरा देखकर एकदम चौंक उठी और फिर कहने लगी, दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया था। दरअसल मैं उस लड़के के बारे में पता करने गई थी जिसने मुझे धोखा दिया, लेकिन जो पता उसने मुझे बताया था वो गलत निकला। मैं इसी वजह से बहुत दिले बर्दाश्ता हो गई हूँ। मैं आखिर कब तक तुम्हारे घर पर इस तरह पड़ी रहूंगी? मुझे अब शर्म आती है। तुम्हारी बहनें हैं, माँ है, तुम पर सारा बोझ है। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तुम्हारे घर पर तो नहीं बैठ सकती। उस लड़की ने बड़ी परेशानी से रोते हुए मुझे कहा तो मेरा दिल कट कर रह गया और मैंने उसे कहा, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, मैं इतना कमा रहा हूँ कि तुम्हें आराम से खिला सकता हूँ। जब तक तुम्हारे ठिकाने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, जब तक तुम अपने घर वापस जाने का फैसला नहीं ले लेती, तब तक तुम यहीं पर रहो, मेरे घर पर रहो। मुझे कोई परेशानी नहीं है और इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हारे मेरे घर पर रहने से मुझे कोई परेशानी होगी। मैंने उस लड़की को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबका ख्याल रखते हो। तुम्हारे जैसे इंसान कम कम ही होते हैं जो अपनी गुर्बत के बावजूद दूसरों का ख्याल रखते हैं। और फिर जिस तरह उस दिन तुमने मुझे वो इतना महंगा केक खाने के लिए दे दिया और अपनी जेब से वो पैसे अदा किए, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन मैं तुम्हारी आला ज़र्फी और वसी कल्बी की कायल हो गई थी। जिंदगी में अगर कभी मुझे मौका मिला और मैं तुम्हारे काम आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। उस लड़की ने बहुत मोहब्बत से कहा तो मैं खामोशी से उसका चेहरा देखता रह गया। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके अंदर एक अजीब सी पुरसरारियत महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई सरापा है, कोई हूर है। उसका चेहरा बड़ा पुरनूर सा लगता था। जब भी उस पर निगाह डालता तो मेरा दिल रोशन सा हो जाता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जैसे ही उसके चेहरे की जानिब देखा तो मेरा चेहरा रोशन सा हो गया और मैंने फौरन अपनी निगाहें झुका ली और उसे साथ लेकर घर की तरफ चला आया। घर पर अम्मा और बहनों ने जब उसे सही सलामत घर वापस आते देखा तो शुक्र अदा किया और परेशानी से उससे वजह दरियाफ्त की तो उसने वही सब कुछ उन्हें भी बता दिया जो मुझे कहा था। लेकिन अम्मा उसे समझाने लगी और कहने लगी कि अगर वो लड़का तुम्हारे साथ बावफा होता तो कभी भी तुम्हें इस तरह छोड़कर ना जाता, तुम कभी इस तरह जमाने में रुस्वा ना होती। अब उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अम्मा ने अपने तौर पर उसे बिल्कुल सही नसीहत की थी। वो चुपचाप अम्मा की बात सुनती रही और फिर अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, अम्मा, आपने मुझे बिल्कुल सही समझाया है। मैं कोशिश करूंगी कि अब से ऐसे ही करूं, लेकिन मैं क्या करूं, बस जब भी उसका ख्याल आता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। पर मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि आखिर मैंने उसकी खातिर अपना घर बार क्यों छोड़ा। उसने रोते हुए रकत आमेज लहजे में कहा तो अम्मा उसे तसल्ली देने लगी और उसे अपने साथ लगा लिया। वो लड़की अब इस घर में रच बस गई थी और बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे वो हमारे घर का ही एक हिस्सा है। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन जब मैं घर आया तो मेरी बहन ने बताया कि आज फिर वो लड़की दोपहर से घर से गायब है और ना जाने कहाँ गई है। मुझे फिर से परेशानी होने लगी और अब उस पर गुस्सा भी आने लगा। आखिर वो बगैर बताए क्यों चली गई और अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। मैंने घर पर ही बैठकर कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो मैं दोबारा से उसी चौक की तरफ चल पड़ा।
نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ آج بھی وہ مجھے وہیں پر ملے گی، اور میرے اندازے کی تصدیق تھوڑی دیر کے بعد ہی ہو گئی تھی جب میں نے اسے وہیں پر چوک میں پریشان حال دیکھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور دوبارہ سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، تم کیوں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پیچھے آ جاتے ہو؟ اس نے اداسی سے کہا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم میرے گھر میں میری پناہ میں ہو، میں کیسے تمہیں یوں آزاد چھوڑ دوں؟ تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بخوبی جانتا ہوں، میں نے اسے کہا، اور پھر کچھ خیال آنے پر اس سے پوچھا کہ آج تم گھر سے کیوں نکلی تھی؟ کیا بات ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچتا ہوں۔ وہ لڑکی ابھی مجھے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ایک دم کسی لڑکے نے آ کر مجھے میرے کالر سے پکڑ لیا اور غصے سے کہنے لگا، اوئے کون ہے تم اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، بھائی صاحب آپ کون ہیں اور کیوں میرا کالر پکڑا ہوا ہے؟ لیکن وہ غصے سے کہنے لگا کہ تو بتا، تو کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اتنے میں وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور خوف زدہ نگاہوں سے وہ کبھی اس لڑکے کو اور کبھی مجھے دیکھنے لگی، اور پھر اس لڑکے سے کہنے لگی، بلال اسے چھوڑ دو، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تم اس لڑکے کو بیچ میں مت لے کر آؤ اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس لڑکی نے ذرا سخت لہجے میں بلال نامی لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تو میں نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اسے جانتی تھی، لیکن بلال نامی لڑکا بہت غصے میں تھا اور اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر تو میرے ساتھ چل، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں یہاں پر تجھے ہی لینے کے لیے آیا ہوں، اگر تو میرے ساتھ نہیں جائے گی تو میں تجھے اور اسے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دوں گا اور اس کی ذمہ دار صرف تو ہوگی۔ بلال نامی لڑکے نے دھمکی دیتے ہوئے اس لڑکی سے کہا، لیکن وہ اسی غصے میں اس سے کہنے لگی، دھمکیاں مت دے مجھے، تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، تو ابھی یہاں سے جا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس لڑکی نے غصے سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا تو بلال نامی لڑکا چند لمحے اسے غصے سے گھورتا رہا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، ابھی تو میں جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں پھر لوٹ کر آؤں گا اور تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تب تک تو فیصلہ کر لے، میں تجھے اس طرح یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بلال نامی لڑکے نے اس لڑکی سے کہا اور دھمکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میرے لیے یہ ساری کہانی کچھ الگ سی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر بلال نامی وہ لڑکا ہے جس کے چکر میں وہ لڑکی گھر سے بھاگی تھی تو پھر اب اس کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی، اور اگر یہ وہ لڑکا نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ میرے چہرے پر عجیب سی پریشانی اور فکر پھیلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی دوبارہ سے اسی جگہ پر بیٹھ گئی تو اس کے ساتھ میں بھی ہارے ہوئے انداز میں بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے اور پھر وہ کہنے لگی، تم سوچ رہے ہوگے یہ کیا معاملہ ہے، یہ لڑکا کون ہے، کیوں میرے پیچھے ہے اور میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کیا؟ اس لڑکی نے بڑے آہستہ لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت دھیان لگا کر اس کی بات سنی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے کہا، بالکل میرے ذہن میں یہ سب سوال چکرا رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے۔ اگر بلال وہی لڑکا ہے جس کی خاطر تم نے گھر بار چھوڑا تھا تو پھر تم اسے معاف کر کے اس کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی، اور اگر بلال وہ لڑکا نہیں ہے تو پھر کون ہے اور اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ تمہیں جس طرح یہاں سے دھمکا کر گیا ہے مجھے یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے صاف گوئی سے اسے کہا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگی، میری بات غور سے سننا، میں اب تم سے جو کچھ بھی کہوں گی وہ بالکل سچ کہوں گی اور مجھے امید ہے کہ تم میری بات پر یقین کرو گے۔ اس لڑکی نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تو نہ جانے اس کے اس طرح دیکھنے پر پھر سے میرا سر ہاں میں ہل گیا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی، مجھ سے آج بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا گیا۔ کچھ دیر گہرا سانس لینے کے بعد وہ کہنے لگی، دراصل میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں اور جنات کی دنیا سے آئی ہوں۔ اس لڑکی کے منہ سے یہ انکشاف سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے سچ کہہ رہی ہے یا مذاق کر رہی ہے،
लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई साफ लिखी नजर आ रही थी। मैंने नजरें चुरा ली और उससे कहा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई जिनजादी हो? तो वो कहने लगी, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं एक जिनजादी हूँ और जिन्नात की दुनिया से यहाँ पर आई हूँ। दरअसल वहां पर हमारी दुश्मनी चल रही थी, जिसकी बदौलत मुझे अपना घर बार छोड़ना पड़ा और इस दुनिया में पनाह लेनी पड़ी। ये बिलाल वही शख्स है जिसके साथ हमारी दुश्मनी थी। उस जिनजादी ने कहा तो मैं चौंक उठा और उसे कहा, तो फिर बिलाल तुम तक कैसे पहुंचा? बिलाल का और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने जल्दी से उससे पूछा तो वो कहने लगी, दरअसल बिलाल मेरे सौतेले चचा का लड़का है। मेरा सौतेला चचा मेरे बाप की जायदाद और इक्तदार पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल मेरे दादा के मरने के बाद मेरे अब्बा को इक्तदार मिल गया था, लेकिन मेरा सौतेला चचा वो इक्तदार अपने लिए चाहता था, लेकिन वो मेरे बाप का हक बनता था कि वो अपने बाप की जगह पर बैठे। यही वजह थी कि मेरे सौतेले चचा ने मेरे बाप को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे अब्बा की जिंदगी थी कि वो सही सलामत बच गए। उसके बाद उसने हमारे महल पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां पर हमारे कई मुलाजिमीन मारे गए। मेरे अब्बा और अम्मा किसी और जगह पर रूपोश हो गए थे और मैं अपनी एक खास मुलाजमा के साथ महल से खुफिया रास्ते के जरिए निकल आई। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। मेरी खास मुलाजमा ने ही मुझे इस दुनिया के रास्ते के बारे में बताया था और फिर मैं उसके साथ यहीं पर आ गई। लेकिन यहाँ पर आकर मेरी वो खास मुलाजमा बीमार हो गई और न जाने उसे क्या बीमारी लगी कि उसका इंतकाल हो गया। मैं अब अकेली रह गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। वापिस अगर जाती तो जान को खतरा था और अगर यहाँ रहती तो कोई जगह नहीं थी। उस दिन इसीलिए बेबसी की कैफियत में यहाँ पर बैठी हुई थी कि मुझे तुम नजर आए। मैंने तुमसे खाने के लिए कुछ मांगा। तुम इतने अच्छे थे कि तुम्हारे अपने हालात खराब चल रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मुझे वो केक खाने के लिए दे दिया और फिर अपने पैसों से दूसरा केक खरीद कर उस घर में पार्सल दे आए। मुझे तुम्हारी ये नेकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने चुपके से तुम्हारी जेब में काफी सारी रकम रख दी। उस जिनजादी ने मुझसे कहा तो मैं चौंक उठा और मुझे अब समझ आई कि अचानक मेरी जेब में इतने पैसे कहाँ से आ गए थे, वरना इससे पहले तो मेरे पास इतनी रकम मौजूद ही नहीं थी। उस जिनजादी की बदौलत ही मेरे पास वो रकम आई थी। मैंने मशकूर निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, उसके बाद जब मेरे रहने का कहीं पर भी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो तुम मुझे अपने घर ले गए। तुम्हारे घर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये तुम्हारी नेकी बहुत अच्छी लगी और उसने मुझे बेमोल खरीद लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वरना इंसान तो हम जिन्नात को अपने कब्जे में करके अपनी मर्जी के काम करवाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जबकि तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भी लालच मौजूद नहीं था। लेकिन मैं इतने दिन तक तुम्हारे घर पर रही, खाना खाती रही, तुम्हारी बहनों के साथ रही। तुम जो उनके लिए लेकर आते वो ही मेरे लिए लेकर आते। यहाँ तक कि जब तुम्हें इस बारे में पता चला कि मुझे केक और पेस्ट्रियां बहुत पसंद हैं तो तुम हर दूसरे तीसरे दिन मेरे लिए लेकर आने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि तुम अपने कम वसाइल होने के बावजूद मेरा इतना ख्याल रखते हो। बस यही वजह थी कि मैं खामोशी से तुम्हारे घर टिक गई। लेकिन एक दिन बिलाल को मेरे बारे में पता चल गया और अब वो मुझे धमकाने आ जाता है। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद करके मेरे माँ बाप को ब्लैकमेल कर सके और फिर उनसे अपनी मर्जी के मुतालबे मनवा सके। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। जब तक कि मुझे अपने माँ बाप की सही तरह से खबर ना मिल जाए मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी। उस जिनजाती ने एक अज़म से मुझे कहा तो मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम खुद बेहतर नहीं समझोगी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और रह गया बिलाल तो उसे भी देख लेंगे, किसी न किसी तरीके से मैं उसे रोक ही लूंगा। मैंने कुछ सोचते हुए उसे कहा तो वो तशक्कुर भरी नजरों से मेरी तरफ देखती रह गई। मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। तहाँ मैंने उसे मना कर दिया था कि अभी घर में किसी को भी अपनी हकीकत के बारे में मत बताए, क्योंकि मुझे डर था कि अम्मा फिर उसे अपने साथ नहीं रखेंगी, क्योंकि वो जरा पुराने ख्यालात की हाइल एक ऐसी खातून थी जिनके लिए जिन्नात का एक ही रूप था और वो रूप खौफनाक था। इसीलिए मैंने उस लड़की को अपनी शनाख्त जाहिर करने से मना कर दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से मैं खुद बहुत परेशान था। रह रहकर मुझे उस लड़की का ख्याल आता और बिलाल की तरफ से एक मुस्तकिल परेशानी मुझे महसूस होती थी।
बेकरी पर भी मेरी तवज्जो पहले की निस्बत कम हो गई थी। इसी वजह से आज मुझे मालिक की तरफ से खूब डांट पड़ी। उनका कहना था कि तुम अब पहले की तरह काम पर तवज्जो नहीं दे रहे, तुम अब हर वक्त किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहते हो। अगर ऐसी बात है तो तुम 1-2 दिन की छुट्टी लेकर रेस्ट कर लो ताकि तुम्हारा जहन पहले की तरह फ्रेश हो जाए। मालिक ने मुझे ऑफर दी और मैंने फौरन कबूल कर ली। मैंने मालिक से 2 छुट्टियां ली और घर की तरफ वापस चल पड़ा। मेरा तो छुट्टियों की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। अगर मालिक मुझसे छुट्टियों का जिक्र ना करता तो शायद मैं अब वहीं पर बैठा उसकी डांट खा रहा होता। अब मसला ये था कि मैं किस तरीके से उस लड़की की जान बिलाल से छुड़वा दूं ताकि बिलाल यहाँ से वैसे ही वापस चला जाए और वो लड़की अपने माँ बाप के पास जाए। मैं उसके बारे में काफी सोचो विचार कर रहा था और फिर मेरा ध्यान अपने मोहल्ले के एक दोस्त की तरफ चला गया। वो लड़का पढ़ा लिखा था और मेरा काफी अच्छा और गहरा दोस्त था। मुझे उससे कुछ मालूमात लेना थी, इसलिए आज उसके पास आया था। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि मैं उस लड़की के माँ बाप को उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ और इसके अलावा मैं बिलाल को उस लड़की से दूर कर देना चाहता हूँ। मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया और कहा कि तुम्हारे पास उस आमिल बाबा का कोई राब्ता नंबर है या तुम्हें उस जगह का पता हो जब तुम्हें जिन्नात का असर हुआ था और दौरे पड़ने लगे थे तो तुमने उन्हीं से इलाज करवाया था। शाहिद ने बस मुझे टोक दिया और कहने लगा कि मुझे उस जगह के बारे में पता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा जब भी तुमने जाना हो। उसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया और उससे कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ उस आमिल बाबा के पास गया और जाकर उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो कहने लगे कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो जिनजादी अपने घर वापस भी चली जाएगी और अपने माँ बाप से मिल लेगी। और अब रह गया बिलाल जो कि उसका दुश्मन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे किसी ऐसी चीज में बंद कर दूं जहां से कभी वो निकल ही ना सके। उन आमिल बाबा ने तसल्ली देते हुए अपना काम शुरू कर दिया। आमिल बाबा ने कहा था कि मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। मैं बहुत बेचैन था क्योंकि मुझे इस अमल के नतीजे का इंतजार था। मेरे साथ साथ वो जिनजादी भी बेहद फिक्रमंद थी। मैंने जिस तरह हमेशा जिन्नात की मदद की, इसलिए मुझे तसल्ली थी कि सारा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। आमिल बाबा ने आमिल के जरिए वो जिनजादी के माँ बाप का पता लगाया और उन्होंने उस जिनजादी को उनके बारे में बताया कि वो अपनी दूसरी दुनिया में किसी के घर पर पनाह लेकर रह रहे हैं। अपने माँ बाप के बारे में जानकर वो जिनजादी बहुत ज्यादा खुश हुई। तो फिर उन आमिल बाबा ने अमल के जरिए बिलाल और उसके बाप को एक बोतल में कैद कर दिया। वो बोतल उन्होंने अपने पास ही रख ली है। जैसे कि अब वहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं, तो तुम अपने माँ बाप के पास जा सकती हो। वो जिनजादी तो हवाओं में उड़ती फिर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोबारा अपने मुल्क जा रही है। मुझे भी उसके जाने का यकीन नहीं आ रहा था और मैं उसके जाने के बारे में सोचकर ही उदास हो रहा था। मैंने अब घर पर भी उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी माँ बहनें ये सब कुछ जानकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा ना सुना। और फिर तुम्हारी हिम्मत को सलाम है कि तुम एक ही वक्त में इतने महाजों पर अकेले लड़ रहे थे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और उसके जाने का सोचकर ही मेरा दिल उदास होता रहा। और आज वो दिन आन पहुंचा था जब उस जिनजादी ने वापस जाना था। मैं सुबह से ही काफी उदास था और इसलिए चुपचाप ऊपर छत पर चला गया था कि वो मुझे ढूंढती हुई वहीं पर आ गई और मेरे पास आकर बैठ गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो कहने लगी कि मैं अब वापस जा रही हूँ। मेरा दिल बहुत उदास है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो है ही ना। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह तुमने इतने अरसे में मेरा ख्याल रखा। अपने कम वसाइल होने के बावजूद तुमने कभी किसी चीज के लिए मुझे इनकार नहीं किया। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी कदरदान रहूंगी। तुम जिस तरह रोज मेरे लिए केक या पेस्ट्री लेकर आते थे, मैं उनका जायका कभी नहीं भूल सकती। वो मुझे आज भी इतनी पसंद है जितनी पहले दिन थी। उस जिनजादी ने कहा और फिर खामोश हो गई और चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो वहां से उठकर चली गई। मैं उसके पीछे दूर तक उसे देखता रहा। वो अपने मुल्क अपने घर वापस जा चुकी थी और मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वो वापस चली गई है। मेरा दिल और ये घर बुरी तरह उदास हो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में लेट गया
اور اس کے بارے میں سوچتا سوچتا نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ مجھے کچھ خبر نہ ہوئی، لیکن میری آنکھ ایک ہلکے پھلکے جوش اور دبی دبی خوشی سے لبریز آواز سے کھلی۔ میں حیران ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، پھر ذرا دھیان لگایا تو پتہ چلا باہر میری بہنیں کسی بات پر خوش ہو کر آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں حیرانی سے اٹھ کر باہر چلا آیا اور ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگ کس بات کی خوشی منا رہی ہو؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ میری چھوٹی بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کمرے میں آ کر اس نے سامنے پڑے لکڑی کے صندوق کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ دیکھیں بھائی، وہ صندوق دیکھیں، اس میں کتنے سارے نوٹ اور زیورات ہیں، وہ سب کے سب بہت قیمتی ہیں۔ میری بہن نے خوشی سے بھرے لہجے میں مجھے بتایا تو میں حیرانی سے صندوق کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ صندوق واقعی نوٹوں کی گدھیوں اور مختلف زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، آخر یہ یہاں پر کیسے آیا؟ میں نے اسی طرح حیرانی سے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا تو اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے نہ سمجھی سے اسے تھام لیا اور کھول کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا خط تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، پیارے مہربان دوست، تمہاری کھلائی گئی کیک اور پیسٹریاں میرے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھیں، ان کا ذائقہ ساری زندگی میری زبان پر رہے گا۔ تم نے جس طرح میرا خیال رکھا اور اپنے گھر میں مجھے پناہ دی، میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم نے میرے اوپر احسان کیا اور میں اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تمہارے اتنے احسانات کے بدلے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت خوددار اور سادہ مزاج کے شخص ہو، لیکن یہ تحفہ ضرور قبول کر لینا، یہ تمہاری امی اور بہنوں کے کام آئے گا، اس لیے اسے قبول کر لینا۔ فقط ایک جن زادی۔ خط پڑھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خط کس کی طرف سے تھا، تاہم جس طرح جاتے جاتے وہ میرے اوپر احسان کر گئی تھی اور اپنی اتنی دولت سے مجھے نواز گئی تھی، یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اب میں آسانی کے ساتھ اپنی بہنوں کی شادیاں کر سکوں گا اور انہیں ان کے گھر بار والا کر سکوں گا، اماں کا علاج وقت پر ہو پائے گا اور سب سے بڑھ کر میں اپنی بیکری بنا لوں گا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آج 5 برس کے بعد میری سب بہنیں اپنے گھر بار کی ہو چکی ہیں، اب تو ماشاءاللہ ان کے بچے بھی ہیں۔ اماں آج کل میرے لیے لڑکیاں دیکھتی پھر رہی ہیں، لیکن چونکہ میں نے آج ہی اپنی بیکری کا افتتاح کیا تھا اور اماں کے ہاتھوں سے کروایا ہے تو میں اماں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ وقت بیکری پر توجہ دینے دیں تاکہ میرا کاروبار جم جائے تو پھر شادی کریں گے۔ بیکری کے افتتاح کے موقع پر جہاں اپنی بیکری کھولنے کا جوش اور خوشی ہر چیز سے بڑھ کر تھی، وہیں پر آج کے دن وہ جنزادی بھی آئی تھی۔ مجھے اسے سامنے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے لیے وہ اس دنیا سے آئی ہے، اور وہ مجھے اتنا کامیاب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور کہنے لگی کہ تم نے بہت اچھا کیا، اپنا کاروبار جما لیا، اگر تم اب بھی ملازمت کرتے تو شاید اتنی ترقی نہ کر پاتے۔ میں نے کچھ سمجھ کر سر ہلا دیا اور اس کے لیے ڈھیر سارے کیک اور پیسٹریاں پیک کر کے اسے دے دیں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور جاتے جاتے وہ پھر مجھے ایک چھوٹا سا تحفہ دے کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے اپنی بند مٹھی کو کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا پتھر تھا جس کے اوپر اس جنزادی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں اس پتھر کو دیکھ کر مسکرا دیا اور چند لمحے اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھا۔ ایک سکون کا احساس میری رگوں میں دوڑتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے چپ چاپ اسے اپنی سامنے والی جیب میں رکھ لیا اور اپنے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پہلے ہی دن میری بیکری کے اوپر اچھا خاصا رش تھا اور باقی وقت تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، اور آج ایک ریکارڈ سیل ہوئی تھی۔ میری بیکری خوب کامیاب ہوئی تھی اور ان سب کے پیچھے صرف اور صرف اس جنزادی کا ہاتھ تھا۔ جس طرح اس نے میری مدد کی اور مجھے بیکری بنانے میں اتنا تعاون کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ گویا وہ اب اس دنیا میں نہیں آتی تھی، لیکن اس کی یاد مجھے بہت تنگ کرتی ہے اور پھر دل بری طرح اداس ہو جاتا ہے۔ نہ جانے یہ محبت تھی، انسیت تھی یا پھر دوستی تھی، لیکن مجھے اپنا اس جنزادی کے ساتھ یہ رشتہ بہت عزیز ہے۔ میں جب بھی بیکری پر کام کرتا ہوں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے ارد گرد موجود ہے اور میں مسکرا کر سر جھکا لیتا ہوں۔